हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान विषय का एक और वीडियो लेकर आया हूं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए जिससे कि अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। चलिए हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। विकल्प है ए 14 जुलाई 1789, बी 14 जुलाई 1779, सी 14 जुलाई 1769 और डी 14 जुलाई 1759। बच्चों, इस प्रश्न का सही विकल्प है 14 जुलाई 1789। इसी दिन बास्तील का पतन भी हुआ था। बास्तील का पतन इसी दिन हुआ था और इसी दिन जिस दिन बास्तील का पतन हुआ था उसी दिन फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। बास्तील फ्रांस का एक शहर था जहां पर गोला बारूद रखा हुआ था और काफ़ी लोगों को वहां जेल में भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा जेल भी हुआ था। इसीलिए क्रांतिकारियों ने सबसे पहले बास्तील पर धावा बोला और वहाँ के कैदियों को जेल से छुड़ा लिया और वहाँ जो है रखे गोला बारूद पर भी अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। इसी दिन यानी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को यह घटना हुई थी। इस घटना को से ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसीलिए इसको जो है बास्तील का पतन भी कहा जाता है। अब जब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बास्तील का पतन कब हुआ तो उसका आंसर आएगा 14 जुलाई 1789। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 जुलाई 1789। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करें। टाइड कैसा कर था। इस प्रश्न का सही उत्तर है टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह चर्च के द्वारा लिया जाने वाला कर था। यह उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। चूँकि चर्च के द्वारा लिया जाता था इसलिए टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मार्सिले क्या है। ऑप्शन में है आपके सामने विकल्प ए इटली की मुद्रा, विकल्प बी फ्रांस का राष्ट्रगान, विकल्प सी जर्मनी की संसद और विकल्प डी रूस की संसद। मार्सिले एक फ्रांस का राष्ट्रगान है जिसमें फ्रांस की क्रांति हुई थी। तब जो है लोग सड़कों पर शांतिपूर्वक निकल कर जुलूस निकालते थे और उस अवसर पर मार्सिले नामक गीत गाते थे। इसीलिए आगे चलकर मार्सिले को फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित किया गया। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी फ्रांस का राष्ट्रगान। अर्थात मार्सिले क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान है। अतः प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, रूस की क्रांति का मुख्य नेता कौन था। विकल्प आपके सामने है ए स्टालिन, बी लेनिन, सी रूसो और डी गोर्की। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लेनिन। अगला प्रश्न देखिए, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। बच्चों, विकल्प है 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1908 ईस्वी और 1905 ईस्वी। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी के दौरान ही जब रूस की क्रांति के समय
लोग शांतिपूर्वक जुलूस निकाल करके सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तब वहाँ के शासक ने उन पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे कि काफ़ी संख्या में लोग मारे गए और हताहत हुए थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। यह घटना चूँकि रविवार के दिन हुआ था, रविवार के दिन, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खूनी रविवार का संबंध किस क्रांति है, तो आपका उत्तर होगा रूस की क्रांति। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1905। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? विकल्प है आपके सामने। विकल्प ए 5, विकल्प बी 6, विकल्प सी 7 और विकल्प डी 8। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 8। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? विकल्प है ए लघु अंडमान में, बी मध्य अंडमान में, सी ग्रेटर निकोबार में और डी कन्याकुमारी में। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ग्रेटर निकोबार में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार महाद्वीप है, जो अंडमान निकोबार क्या है? महाद्वीप, जो भारत का है अंडमान निकोबार, तो उसी में एक है ग्रेटर निकोबार। तो इसी ग्रेटर निकोबार में ये जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत का क्या है? ग्रेटर निकोबार, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब प्रश्न आपसे अगर किया जाएगा, मान लीजिए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप उत्तर बताएंगे इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो वह है ग्रेटर निकोबार में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है? ए अन्नपूर्णा, बी गार्डविन ऑस्टिन, सी नंदा देवी और डी कंचनजंगा। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है और गार्डविन ऑस्टिन इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नंदा देवी इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। तो बच्चों, ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है कि गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर है, जबकि कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। जो गार्डविन ऑस्टिन है, यह जो है POK में पड़ता है और POK भारत में नहीं है, यह पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। इसलिए हम गार्डविन ऑस्टिन को भारत का सर्वोच्च शिखर नहीं कह सकते। और कंचनजंगा यह भारत में है, इसलिए कंचनजंगा ही भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ कंचनजंगा, अर्थात विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? विकल्प है आपके सामने। ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी बंधुत्व और डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों लोकतंत्र के स्तंभ हैं। जब पूछा जाए कि भारत में जो लोकतंत्र है किस पर आधारित है, तो ये तीनों पर आधारित है, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों पर आधारित जो है लोकतंत्र है। इसलिए इसका सही उत्तर हुआ विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान
कब बनकर तैयार हुआ? आपके सामने विकल्प है 1 दिसंबर 1949 ईस्वी, 15 अगस्त 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। तो जब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आपका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और हमारे संविधान में भी संविधान के प्रारंभ की तिथि 26 जनवरी 1950 ही बताया गया है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा गया है? विकल्प है आपके सामने ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नेतृत्व में जो है संविधान का निर्माण हुआ था, इसीलिए इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ये देश के प्रथम पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और महात्मा गांधी देश के ये राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा गया है, तो वो होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विकल्प डी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, तृतीयक क्षेत्र में से निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प है आपके सामने। विकल्प ए कृषि, विकल्प बी संचार, विकल्प सी वानिकी और विकल्प डी खनन। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संचार। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं में शामिल है? विकल्प ए बैंक, विकल्प बी कृषि, विकल्प सी विनिर्माण और विकल्प डी सेवा। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है देखिए, कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन, इस तरह के जो प्राथमिक चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं में जो होगा वो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी कृषि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज किस वर्ष शुरू किया गया?
विकल्प है विकल्प ए 2002, विकल्प बी 2006, विकल्प सी 2004 और विकल्प डी 2003। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2004। काम के बदले अनाज योजना, इसकी शुरुआत हुई थी कब? 14 नवंबर 2004 ईस्वी को। 14 नवंबर 2004 ईस्वी को काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत हुई थी देश के कुल 150 जिलों में। देश के 150 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी, जो पिछड़े ज़िले थे। देश के 150 पिछड़े ज़िलों में काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। क्या कर दिया गया नाम बदल करके? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो बच्चों राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज, इसकी शुरुआत 14 नवंबर 2004 ईस्वी को देश के जो 150 पिछड़े ज़िले हैं उसमें शुरू किया गया और छठी पंचवर्षीय योजना में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2004। अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? विकल्प है आपके सामने। विकल्प ए 90 दिन, विकल्प बी 100 दिन, विकल्प सी 80 दिन और विकल्प डी 140 दिन। तो बच्चों मनरेगा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया एक ऐसी योजना है जिसमें कम से कम साल भर में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की सरकार गारंटी देती है, 100 दिन का। तो प्रश्न पूछा जा गया है कि मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसमें 100 दिन का रोजगार का गारंटी आपको मिलती है। और अगर यही सूखा प्रभावित क्षेत्र है, अगर सूखा प्रभावित क्षेत्र है तब वहाँ पर 150 दिन का रोजगार 150 दिन का रोजगार की गारंटी सरकार देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी 100 दिन। और अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि मनरेगा में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सरकार कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देती है, तब वहाँ उत्तर हो जाएगा 150 दिन। और अगर केवल सामान्य प्रश्न पूछा जाए कि मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प बी 100 दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? विकल्प है आपके सामने। ए लुई 16वां, बी लुई 15वां, सी लुई 17वां और डी लुई 14वां। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लुई 16वां। सही उत्तर हुआ विकल्प ए। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अब वीडियो पूरा देखिए तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। इसके साथ ही वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन को पुश करिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखिए, जिससे कि अगले वीडियो बनाने में हमको इससे प्रेरणा भी मिले। इसके बाद भी हम लगातार आपके सामने वीडियो बनाते रहेंगे, इस तरह के प्रश्न भी लाते रहेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ मिल सके। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करें। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? विकल्प है आपके सामने।
वाल्टेयर, विकल्प है आपके सामने क्या, वाल्टेयर। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है, ए वाल्टेयर, बी मॉन्टेस्क्यू और सी लास्क। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों शक्तियाँ अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करें, लेकिन एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखें। मॉन्टेस्क्यू ने अपने इसी किताब में इस बात का उल्लेख किया था कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, अर्थात कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति, तीनों की शक्तियाँ अलग अलग होंगी, तीनों स्वतंत्र रहेंगी और सब कुछ स्वतंत्र रहते हुए भी एक दूसरे पर नियंत्रण का काम करेंगी। इसी को शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी कहा गया है। अब जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो सही उत्तर होगा मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने किस किताब में दिया था, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी मॉन्टेस्क्यू। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। बच्चों रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक जार निकोलस था। अगला प्रश्न देखिए, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। विकल्प है ए नेपाल, बी भूटान, सी भारत और डी पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भारत। नंदा देवी शिखर भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ पर, भारत के उत्तराखंड राज्य में, भारत के उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है। और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। नंदा देवी शिखर 7,816 मीटर की ऊंचा है और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अतः इसका विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया है। विकल्प है नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, उद्देशिका। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है उद्देशिका। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा गया है। संविधान का आत्मा इसलिए कहा गया है कि संविधान का मूल ढांचा है। उद्देशिका और प्रस्तावना क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में इस बात का उल्लेख किया है कि जब भी संविधान के निर्वचन में किसी प्रकार की व्यवधान हो तो हम सीधे किसको देखते हैं, हम सीधे उद्देशिका या प्रस्तावना को देखते हैं। इसीलिए इस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया है। अतः इसका सही उत्तर है विकल्प डी उद्देशिका। अगला प्रश्न देखिए, टाइल कैसा कर है। ए धार्मिक कर, बी प्रत्यक्ष कर, सी अप्रत्यक्ष कर और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों टाइल एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है और यह राज्य के द्वारा वसूला जाता है और यह राज्य के द्वारा लिया जाता है। और धार्मिक कर ये क्या है, टाइद है जो चर्च के द्वारा लिया जाता है। तो बच्चों टाइल क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है जो राज्य के द्वारा लिया जाता है
और टाइद क्या है, एक धार्मिक कर है जो चर्च के द्वारा लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के अंग नहीं हैं? विकल्प है आपके सामने, ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी विधानसभा। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विधानसभा। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन? नंबर 1 पर राष्ट्रपति, दूसरा होगा लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। तो बच्चों जब पूछा जाए आपसे प्रश्न कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपका उत्तर होगा संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जब प्रश्न पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अब जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपका उत्तर आएगा 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा का भी भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा अस्थायी सदस्य है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के अंग नहीं हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा, क्योंकि विधानसभा राज्यों के विधानमंडल को कहा गया है, इसीलिए संसद में यह नहीं आता है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी मुख्यमंत्री। तो बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे तब एक जगह से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकता है। सभी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति सभी संवैधानिक पदों पर लोगों की नियुक्ति करता है और वही उनको हटाने का अधिकार भी रखता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए में है राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर और डी मुख्यमंत्री। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। अगर किसी पार्टी के नेता को या संयुक्त पार्टी के नेता को यानी गठबंधन दल के नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है बल्कि वह सांसद के रूप में प्रधानमंत्री क्या एक सांसद यानी एमपी के रूप में जनता के द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति उसको क्या करता है
जो किसी पार्टी के या दल के नेता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रपति। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है ए, प्रधानमंत्री, बी, मुख्यमंत्री, सी, राष्ट्रपति और डी, लोकसभा अध्यक्ष। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति। सभी संवैधानिक प्रमुख पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रपति। बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद इसका अध्ययन कीजिए, क्योंकि यह परीक्षा में आने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी इसको कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखिए, जिससे कि अगला वीडियो बनाने के लिए हमको उससे प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।